वेलकम टू सी लैंग्वेज बाय ब्लैंक। तो इस वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट सी को कवर कर रहे होंगे फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहली बात, सी क्या है? तो एक ओवरव्यू दे देते हैं। इसमें हम लोग सी पढ़ने वाले हैं बस, और कुछ भी नहीं। तो सी क्या है? सी एक लैंग्वेज है। स्पेशली बात करें तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या है? इंस्ट्रक्शंस कुछ भी ऐसा कमांड्स, जैसे अगर हम लोग कोई कंप्यूटर को बोलते हैं कि कुछ भी काम करो, तो क्या वो काम करेगा? वो नहीं समझता, कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता, वो सिर्फ जीरो और वन समझता है। तो हम लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन प्री डिफाइन करना पड़ता है, पहले से बताना पड़ता है कि मैं अगर ये कमांड को प्रिंट करूँ तो तुम्हें ये काम करना है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम कंप्यूटर को समझाने की कोशिश करते हैं और कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी आगे चल करके हम लोग सारा कुछ इसके बारे में सीखेंगे। तो ये था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हल्का सा डिफिनेशन, कि ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, मतलब कि कुछ कमांड्स है। हम कमांड्स कंप्यूटर को बताते हैं कि ये काम करो, वो काम करेगा और हमें कुछ भी रिजल्ट देगा। जैसे कि प्रिंट करना, प्रिंट क्या करेगा? कोई भी स्क्रीन में कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो आगे चल इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो सी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स रूल्स होते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में लिखते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में कुछ सिंटैक्स है। जैसे इंग्लिश में हम लोग अलग लिखते हैं और हिंदी में दोनों को अलग लिखते हैं। तो सीधा करें, कंप्यूटर में भी सिंटैक्स है, उसे हम लोग अलग तरीके से लिखना पड़ता है। तो सिंटैक्स अभी हम लोग देखेंगे। हर लैंग्वेज का अलग अलग कोड होता है, तभी स्पेशली हम सी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या सिंटैक्स है। तो अभी कुछ एक कोड आएगा, उसे देखते हैं क्या इसमें बताने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये सी का सिंटैक्स, ये एक सिंटैक्स दिख रहा होगा, मतलब कि ये लाइन ऑफ कोड है। ये क्या कर रहा है? एक आउटपुट को प्रिंट कर रहा है स्क्रीन पे। जिसका मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा एनीथिंग। ये एनीथिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, ये यहाँ पे। तो ये एनीथिंग को प्रिंट करेगा स्क्रीन पे। अगर मैं इसे लिख करके कंपाइल करूँ, कंपाइल का मतलब कि जो भी मैंने कोड को लिखा है, मतलब ये सी का कोड है, उसको कंप्यूटर अपनी भाषा में समझेगा। तो कंपाइलर बस वही करता है, कंप्यूटर को समझाने का काम करता है। तो कंपाइल करेगा और जब मैं रन करूँगा इसे, तो मुझे एनीथिंग स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखेगा। तो ये कोड है हैश टैग इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या करता है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये जानना है कि ये सिंटैक्स है। ये इसे जब हम पूरी तरह से लिखेंगे कोड में, तभी जा करके ये कंप्यूटर समझेगा और एनीथिंग को प्रिंट करके देगा। तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग थोड़ी देर देखें ना कि यहाँ पे एक मेन फंक्शन है यहाँ पे। तो तो ये मेन और हैश टैग इंक्लूड, ये सब हमको लिखना पड़ेगा अपने कोड में। और हमेशा जब भी स्टेटमेंट लिखेंगे तो सेमीकोलन के अंदर ख़त्म होगा। और जितना भी सारा कोड है उसको हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिसाइड करना है। तो और सबसे मेन बात, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर हम लोग प्रिंट लिखें, मतलब कि कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, प्रिंट को हटाते हैं, जैसे कोई भी वेरिएबल, अभी आगे चल कर सीखेंगे। केस सेंसिटिव का मतलब इन द सेंस, जैसे अगर आप अपना नाम लिखें स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में, तो दोनों अलग अलग होगा। अभी आगे चल कर देखेंगे। तो ये कुछ रूल्स है, बेसिक रूल्स है। इसे हमें हर सी के कोड में रन कराने के लिए फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये है, ये था कोड। अब इसमें हैश टैग इंक्लूड stdio.h का मतलब क्या है? तो इसे हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। और इसमें जो दिख रहा है ना, ये हैश टैग इंक्लूड, ये बस बताने का काम करता है कंपाइलर को कि तुम जाओ इस लाइब्रेरी फंक्शन, इसे लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। मतलब कि ये एक लाइब्रेरी है, ये प्री डिफाइंड बिल्ट इन कोड है। मतलब कि पहले से प्रोग्रामर ने लिख करके रखा हुआ कि हर बार मुझे इस कोड को लिखने की ज़रूरत ना पड़े। इसे stdio.h, इसमें क्या करना होता है? ये क्या करता है कि जैसे अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी प्रिंट करना है या फिर इनपुट लेना है, तो ये सारे जो भी फंक्शंस है अभी जाकर सीखेंगे, मतलब कि कुछ क्या काम कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो जैसे प्रिंट करने के लिए मुझे इसका उपयोग करना पड़ेगा stdio.h का, और कोई इनपुट लेना है तो उसके लिए मुझे stdio.h का यूज़ करना पड़ेगा। बस सही ख्याल गई है। आगे चल कर और सीखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसे पढ़ लीजिएगा। तो इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस लाइक printf और scanf। printf क्या करेगा? कोई भी
कोड को या फिर कोई भी लाइन को उसे डिफाइन कर, जैसे इस कोड में एनीथिंग को बता रहा था स्क्रीन पे। तो अभी आगे चलते हैं। अभी इसके बाद इंट मेन का प्रयोग करते हैं। इसमें इंट मेन क्या है? तो इंट मेन क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑफ द प्रोग्राम। ये कोई भी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब अगर हमें कुछ भी सी में कोड को लिखना है तो हमें इंट मेन का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। और कंपाइलर कंपाइलर देखेगा कि कंपाइलर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंट मेन को खोजेगा और वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करेगा, वहीं से फिर एग्जीक्यूशन बिगिन होगा। और इंट मेन एक फंक्शन है। अभी फंक्शंस का मतलब है ना कि ये कुछ स्पेशल चीज़ है जो हम लोगों को कुछ भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे प्रिंट एफ कुछ भी फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है कि हम लोगों को आउटपुट देगा। फिर सीधा कर थोड़ी देर पहले स्कैनफ देखे, स्कैनफ क्या करेगा? यूजर से इनपुट लेगा। मतलब कि हम लोग मान लीजिए 7 है, 7 नंबर का यूजर को देना है तो वो काम करेगा स्कैनफ। अभी आगे चल कर देखेंगे। और मेन एक फंक्शन है, इसको बॉडी है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट दिख रहा है ये, तो ये काम करता है। इसके अंदर हम लोग को कोड लिखना होता है। और रिटर्न जीरो बस ये बताता है कि हम लोग का कोड है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन मतलब कि चल चुका है। और इसके जहाँ पे अगर कुछ भी दूसरा अगर कोड आएगा तो वो एरर देगा। तो बस यही था इसका सिंटैक्स। अभी सिंटैक्स के बारे में थोड़ा सा बस यही जानने की ज़रूरत था, आगे चल कर और सीखेंगे हम लोग। अभी डिटेल में सारी चीज़ कवर अप करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बस ओवरव्यू ले लेना है। अभी चलते हैं, अभी आते हैं कमेंट्स की ओर। यहाँ पे आपको 2 लाइन है वो कोड यहाँ पे दिख रहा होगा ये। अभी आगे चलते हैं और थोड़ा सा पीछे और पीछे और पीछे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये। इससे पहले मिटाते हैं। तो ये है कोड प्रिंट एफ। यहाँ पे डबल लाइफ कौन दिख रहा है ना, ये इसको डबल स्लैश है। तो इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो कंपाइलर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो हम लोग यूज़र टू यूज़र, जैसे अगर एक डेवलपर दूसरे डेवलपर को कुछ बताना चाहता है तो वो यहाँ पे लिख करके बता सकता है। एक लाइन ऑफ कोड रहता है जो कोई भी लिख सकता है, जिसको कंप्यूटर को कुछ, कोई भी नहीं, कुछ भी लिख सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कंप्यूटर को। बस हम लोग एक प्रोग्रामर जैसे यूज़र टू यूज़र डिफाइन करने के लिए हम लोग जैसे इस लाइन को कोड किस लिए यूज़ किया जा रहा है ये बताने के लिए यूज करेंगे कमेंट्स का। तो बस यही था कमेंट्स के बारे में। अभी आगे चलते और सीखेंगे। तो ये था कमेंट्स क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कोड को, और उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता कंपाइलर कंपाइलर तो बस सीधे इसे देखता है और बस इसे हटा देता है। कंपाइलर ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये था कमेंट्स। अब आते हैं कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हम लोग एक ही लाइन में इस कोड को लिख करके रन करा सकते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट में मल्टीपल लाइन में हम लोग इस कोड को रन करा सकते हैं। अगर सिंगल लाइन में डबल स्लैश का यूज़ करना पड़ता है और मल्टी लाइन कमांड में एक स्लैश और एक एस्ट्रिक का यूज करना पड़ता है, और लास्ट में एक एस्ट्रिक और एक स्लैश। अभी आगे चलकर उस कोड को यूज करना भी सीखेंगे। तो ये था मल्टीपल लाइन कमांड। अब आता है वेरिएबल। अब ये वेरिएबल हमने मैथ में पढ़ा था कि वेरिएबल कोई भी वैल्यू को स्टोर करता है। सीधे करके कंप्यूटर में वेरिएबल एक डाटा को स्टोर करता है एक मेमोरी में। तो अभी देखते क्या है वेरिएबल। जैसे x=10 लिखते थे ना, बस वही सेम कॉन्सेप्ट है। बस इसमें हम लोग उसमें एक्स में डालने छोड़कर एक्स में ही डाल रहे हैं, लेकिन पर ये एक मेमोरी में जाकर के स्टोर हो जा रहा है। तो देखते ही वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल एक सिंपली एक डाटा स्टोर करता है और कुछ भी नहीं है, वो बस डाटा स्टोर करने का काम करता है। और कहाँ स्टोर करता है? मेमोरी में स्टोर कर देता है। तो अगर इसे हम लोग को डिफाइन करना है, जैसे उसका कुछ सिंटैक्स है। जैसे पहले इसका डेटा टाइप लिखना है। डेटा टाइप क्या करता है? डेटा टाइप बस वेरिएबल के बारे में बताता है कि वो किस टाइप का, जैसे। और फिर उसका वेरिएबल नेम कुछ भी नेम हो सकता है। और इसका वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंट मार्क=99। तो मतलब कि एक मार्क नाम का एक वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप है इंट। इंट का मतलब होता है यहाँ पे इंटीजर। तो कोई भी एक नंबर हो सकता है, -99 या फिर +99, ऐसे करके कोई भी इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर सभी को पता है, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो ये है टाइप इंटीजर, और ये है मार्क। मार्क उस वेरिएबल का नाम है, और 99। तो हम लोग इसमें कुछ कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं। उसी तरह करके फ्लोट है, फ्लोट में कोई भी हम लोग डेसिमल वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो फ्लोट में जैसे पाई हो गया, पाई का वैल्यू 3.14। और कैर है, कैर का मतलब कैरेक्टर होता है, इसमें लोग सिंगल कैरेक्टर या फिर कोई भी सिंबल स्टोर कर सकते हैं, जैसे @ हो गया या फिर हैशटैग हो गया। तो कैर ग्रेड वेरिएबल का नाम और इक्वल टू वैल्यू। तो ये हम लोग स्टोर करा दिए उस वेरिएबल पे, उस पर। इसको हम लोग डेक्लेरेशन बोलते हैं, आगे चलकर सीखेंगे। और डेक्लेरेशन अभी आगे चल के देखते हैं डेक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन क्या होता है। तो ये है
सिंटैक्स वेरिएबल को डिफाइन करने का, कैसे हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं सी में। तो ये अगर हम लोग लिखेंगे तो कंपाइलर को समझ आ जाए कि हाँ, हम लोग एक वेरिएबल बनाए, इसका नाम मार्क्स है, और उसमें क्या वैल्यू स्टोर करना है, 99 को। और लास्ट में देखना है कि हर बार सेमी कॉलन से एंड करना है, क्योंकि यही, जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप का, उसी तरह करके इसमें हम लोग यूज़ करते हैं सेमी कॉलन का। तो बस चलते आगे। अब वेरिएबल्स को लिखने के लिए भी कुछ रूल्स है। जैसे हम लोगों को जब भी वेरिएबल लिखेंगे तो उसे स्टार्ट करना है लेटर से और या फिर अंडरस्कोर से, और कोई भी लेटर का यूज़, मतलब कोई भी अदर स्पेशल कैरेक्टर यूज फर्स्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये था कुछ रूल्स, और कुछ कुछ जैसे कि उसमें लेटर और डिजिट या फिर अंडरस्कोर हो सकते हैं, अभी आगे चलकर देखेंगे। और कीवर्ड्स, कैनॉट यूज़ कीवर्ड्स, जैसे इंट और रिटर्न का यूज़ नहीं कर सकते हम लोग, बहुत ज़्यादा फ्लोट नहीं यूज़ कर सकते। कोई भी कीवर्ड्स है, कीवर्ड मतलब कि जो प्री डिफाइन है, कंपाइलर उसे समझने का यूज़ करते हैं, जैसे प्रिंट एफ हो गया, ये सब कोई भी कीवर्ड है जो पहले से कंपाइलर यूज लेता है उसे समझने के लिए, तो वो सबको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और केस सेंसिटिव है, जैसे कि एज यहाँ पर मैंने लिखा है स्मॉल एज और कैपिटल एज, ये दोनों अलग अलग है, और उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए वेरिएबल में। तो ये था कुछ नेमिंग रूल्स, इसे हम लोग को मस्ट फॉलो करना ही करना है, तब जाकर के कोड में कोई भी एरर नहीं आएगा, अदरवाइज वो कोड एरर देगा। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर एक तरह का, इसे ऐसे समझते हैं, जैसे अगर मैंने एक वेरिएबल को डिफाइन किया, जैसे इंट n इक्वल टू 10, तो मुझे इसे प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं है, बंच ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो बस डाटा टाइप को बताते हैं कि वो कौन सा डाटा टाइप का है। और ये स्टार्ट होता है परसेंट साइन से, और जैसे मान लीजिए मुझे इंटीजर दिखाना है, तो इंटीजर के लिए हम लोग परसेंट टी का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए परसेंट एफ का यूज करते हैं, कैरेक्टर के लिए परसेंट सी का। और स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एक तरह का कैरेक्टर का कलेक्शन है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कोई भी नाम, जैसे ब्लैंक हो गया, ब्लैंक मेरा नाम है तो ब्लैंक BLANK, तो ये एक स्ट्रिंग है, ये एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है, तो इसलिए हमको उसको स्ट्रिंग बोलेंगे। तो स्ट्रिंग को दर्शाना, तो इसके लिए हम लोग परसेंट एस का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ 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 फॉर्मेट स्पेसिफायर है जिसे हमें यूज़ करना पड़ेगा अगर हम कोई भी आउटपुट को प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन पे। तो आगे देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। और फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बस इतना ही जानने की जरूरत, आगे जाकर और सीखेंगे। और ये कुछ एग्जांपल, जैसे अगर मुझे इंटीजर को प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ पे मैंने जो पहले का कोड था तो वो पूरा कोड ऐसा है, तो ये कोड है सैम्पल, मतलब कि इस कोड को लिख करके अगर रन कराएंगे तो हो जाएगा रन। तो इसमें से अगर मान लीजिए ये कोड लिखा, अब इसके बीच में यहाँ पे इस लाइन पे ये सारा कोड को हम लोग प्रिंट कराएंगे तो हम लोगों को स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे क्या है, प्रिंट है मतलब कि आउटपुट देना है इंटीजर को, ये बस यहाँ इसके अंदर जो भी डबल कोट्स है, प्रिंट है के अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर एक इंटीजर लिखना है, यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद %d, मतलब कि यहाँ दिख रहा है ना मार्क, तो मार्क का वैल्यू है 99, तो यहाँ पे हम 99 इंटीजर फिर कॉलन 99 प्रिंट कर देगा वो। इसी जगह का फ्लोट है, तो फ्लोट में क्या है, यहाँ पे वैल्यू स्टोर है, फ्लोट पाई, पाई इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे फ्लोट लिखेगा और परसेंट एफ की जगह पे पाई का वैल्यू दे देगा। तो पाई क्या है यहाँ पे 3.14, तो फ्लोट कॉलन और 3.14 दे, सीधे कैरेक्टर के जगह पे परसेंट सी है, और ग्रेड, तो ग्रेड के जगह पे क्या ए, तो यहाँ पे कैरेक्टर कॉलन ए प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे। अब डेक्लेरेशन का बात करते हैं। जैसे डेक्लेरेशन क्या करता है, कंपाइलर को बताने का काम करता है कि वो कौन सा वेरिएबल है, मतलब कि वो वेरिएबल का नाम क्या है और वो किस टाइप का है। जैसे हम लोग अभी डिफाइन कर रहे थे ना कि इंट ए इक्वल टू 10, तो हम लोग उसमें अभी थोड़ी देर में देखेंगे वो इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन दोनों करते रहते हैं। तो बस हम लोग कितना करना है कि उसका टाइप बताना है, वो कौन सा टाइप है। जैसे यहाँ पे डेटा टाइप है, तो ये कौन सा टाइप का, इंटीजर टाइप का, मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दे सकते हैं। और वेरिएबल नेम, उसका नाम क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या फिर कोई भी मार्क्स हो सकता है, या फिर कोई भी एनी वेरिएबल नेम हो सकता है, एक्स हो सकता है, कुछ भी। तो वो सब हम लोग करेंगे डेक्लेरेशन। इसी का मतलब होता है, अगर मान लीजिए मुझे कुछ भी वेरिएबल को बताना है कंपाइलर को कि ये इस टाइप को डिफाइन करो, तो वो हम लोग उसको बोलेंगे डेक्लेरेशन। अब इनिशियलाइजेशन है, तो इनिशियलाइजेशन जब हम लोग उसमें कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं,
जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ना, ये कोड लिखा था हम लोग ऊपर ने, इंट ए। तो अगर ए को हम लोग बता दें कि ए का वैल्यू है 10, तो इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। तो जो हम लोग पहले कर रहे थे इंट ए इक्वल टू 10, तो इसमें हम लोग दोनों कर रहे थे, इनिशियलाइजेशन भी कर रहे थे और डेक्लेरेशन भी कर रहे थे। तो अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन प्लस डेक्लेरेशन। तो इनिशियलाइजेशन ये रहा। सबसे पहले डेक्लेरेशन देख लेते हैं। तो ये डेक्लेरेशन इंट ए, अब इसी के बारे में बता दी कि ए का वैल्यू कितना है 10, तो वो हो गया इनिशियलाइजेशन। अब फ्लोट एक्स इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे डेक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों किया हुआ है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे आगे चलकर सीखेंगे हम। तो प्रिंट एफ ए इक्वल टू परसेंट डी, मतलब कि ए का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा परसेंट डी में। और यहाँ पे जो दिख रहा है ना ये बैकस्लैश एन, ये बस कुछ भी नहीं, ये बस न्यू लाइन को प्रिंट करने के काम किया जाता है। और यहाँ पे परसेंट .2 दिख रहा है, ये डेसिमल वैल्यू को, ये डेसिमल प्रिसीजन को काउंट कर, जैसे यहाँ पे डेसिमल का मतलब 2 ही वैल्यू काउंट होगा, मतलब लिखा हुआ रहेगा, इसीलिए इसको परसेंट .2 का यूज़ करते हैं। अभी आगे जैसे अगर यहाँ पे 3.14 है ना, 3.14 के बाद 0.0.0.0 प्रिंट होते रहेगा, मतलब कि कुछ लाइन तक प्रिंट होते रहेगा। तो उसे रोकने के लिए हम लोग डेसिमल प्रिसीजन का यूज़ करते हैं, और इसमें मात्र 2 ही डेसिमल के बाद 2 अंक तक बस प्रिंट होगा, तो वो उसके बाद वो रुक जाएगा। तो बस इसलिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, और बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था कुछ डेक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब आगे चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे मल्टीपल वेरिएबल को स्टोर करना है, लेकिन हम स्टोर तो कर सकते हैं, हम लोग हर एक बार न्यू लाइन न्यू लाइन न्यू लाइन करके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक शॉर्टकट तरीका से भी स्टोर कर सकते हैं, वो है मल्टीपल वेरिएबल को एक सेम डेटा टाइप में अगर स्टोर करना, तो हम ऐसा भी करके भी कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज सिंपल तरीका से जैसे करते आ रहे हैं वैसे कर सकते हैं। इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू वाई, मतलब इंट बी इक्वल टू 20, ऐसे करके बहुत सारा वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन उस तरह तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा हम लोग का, और बहुत सारा हम लोग को देखने में परेशानी होगी कौन कौन से वेरिएबल कहाँ का हम लोग स्टोर किया। तो इसलिए हम लोग डेक्लेरेशन करने के लिए क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा टाइप को लिखते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 लिख देते हैं। जैसे इंट ए बी सी, तो ये तीनों क्या इंटीजर है, और तीनों का वैल्यू हम लोग कुछ भी असाइन कर सकते हैं आगे चल करके। अगर वैसे इसी का वैल्यू असाइन करना है, तो इंट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 और बी इक्वल टू 30। इसे मैं सेम करके बराबर 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 भी कर सकते हैं, जैसे इंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 30, तो ये तीनों का वैल्यू एक ही असाइन हो जाएगा। तो ये था इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल विद सेम डेटा टाइप। तो ये तीनों सेम है, लेकिन हम लोग अगर डिफरेंट डेटा टाइप है तो हम उसका वैल्यू स्टोर एक जैसा नहीं कर सकते, उसके अलग अलग करना ही पड़ेगा। जैसे कि इस टाइप में अगर डिफरेंट डेटा टाइप्स है तो उसके लिए हम लोग अलग अलग करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। तो बस ये था डेक्लेरेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल इन डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो आज के लिए इतना ही।